एमएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने दो टेक्निक्स आपको बताई हैं, एक डायरेक्ट मेथड असेसमेंट के और एक इनडायरेक्ट मेथड। आजकल हम लोग डायरेक्ट मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने क्लिनिकल मेथड पहला बताया और दूसरा एंथ्रोपोमेट्री मेथड बताया। क्लिनिकल मेथड जिसमें हम पेशेंट को हेड टू फुट तक विदाउट टच किए हुए हम एसेस करते हैं, और बुक में मैंने कई सारी चीज़ें आपको दी हैं कि बुक में जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हेयर से लेकर फुट तक कौन कौन से साइन होते हैं, उन सारे साइन को आपको इसमें पूरा आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ना है, जो मैं बता चुकी हूँ। और जब आप ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो मैं आगे का और आपको बुक दे दूँगी ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट में मैंने हाइट, वेट अकॉर्डिंग टू एज, हाइट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट क्या होनी चाहिए, और सर्कमफ्रेंसेस जिसमें हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसको हम बच्चों में करते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस, जो मतलब फैट कितना है बॉडी में, इसको एसेस करने के लिए किया जाता है। जो नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड है वो बायोफिजिकल मेथड या फंक्शनल मेथड होते हैं कि बॉडी के जो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, वो क्या कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। इसके लिए जो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एमआरआई है या सोनोग्राफी है, एक्सरे है, उसके द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट के क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये स्टडी किया जाता है। तो ये बायोफिज़िकल मेथड्स होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, उनकी स्टडी की जाती है ख़ास तौर से। इसके लिए ब्लड प्रोफाइल पूरा चेक किया जाता है, ब्लड, स्टूल और यूरिन, ये तीन ऐसे टेस्ट होते हैं इन तीनों के, जिसके द्वारा बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली प्रोटीन का क्या स्टेटस है, विटामिन ए का क्या स्टेटस है, विटामिन B12 का क्या स्टेटस चल रहा है, और विटामिन डी की क्या स्थिति है, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन यानी विटामिन B1 का क्या स्टेज है, राइबोफ्लेविन, B2, नियासिन, आयरन, फॉलिक एसिड, और B12 इस साइनोकोबालामिन और आयोडीन। और इसके साथ साथ जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की क्या स्टेटस है, इस चार्ट के द्वारा कितने परसेंट नॉर्मल क्या होने चाहिए ब्लड में प्रोफाइल इनका, और लो कब हैं और डेफिशिएंट कब हैं। लो का मतलब जब रेंज से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नीचे जाता है, तो हम उसे लो कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो बायोकेमिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो ब्लड के द्वारा, यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा, इन तीनों को करते हैं, और बायोकेमिकल टेस्ट सारे लैब में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम लोग क्लिनिकल मेथड पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो डायरेक्ट मेथड में आता है वो है डाइट सर्वे। ये एक चार्ट भी दिया है। डाइट सर्वे में आप स्पेशली डाइट के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह समझिए कि डाइट सर्वे क्या होते हैं। देखो, डाइट सर्वे का मतलब हम लोग का तो मेन पार्ट डाइट ही है, क्योंकि डाइट सर्वे के द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी के लोगों का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस क्या है, वो क्या खा रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में कितनी मात्रा में पहुंच रहे हैं, और कैसे उन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस चीज़ को हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के द्वारा चेक करते हैं। लेकिन डाइट सर्वे में डाइट सर्वे करने से बहुत सारे फ़ायदे हम लोगों को होते हैं। वो क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, डाइट सर्वे ये एक प्रैक्टिकल वे है। Diet survey are a practical way to assess the energy intake of a group or a population। मतलब
किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप के द्वारा या एक बड़ी जन समुदाय के द्वारा कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं, कितनी मात्रा में उसकी बॉडी में ऊर्जा पहुंच रही है, ऊर्जा इनटेक क्या है, इसको एसेस करने का एक मेथड है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन accurate information about what people actually eat. ये बहुत ही मुश्किल होता है कि एक व्यक्ति ने क्या खाया और कितना खाया, कितनी मात्रा में खाया, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इसे मालूम तो करना है. तो ये इन द मोस्ट फूड सर्वेज जो होते हैं, डाइट सर्वे, द सब्जेक्ट्स टेंड टू अंडर रिपोर्ट देयर कंजम्पशन लेवल. जितना वो खाते हैं उससे कम ही बताते हैं, या फिर कुछ लोग खाते कम हैं और बताते या गाते बहुत ज़्यादा हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने उनका डाइट सर्वे किया, उनसे पूछा कि आपने मतलब लास्ट 24 आवर्स में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाया है, तो वो सही से बता नहीं पाते. पहले तो रिकॉल करना होता है. यदि उन्होंने काजू की सब्ज़ी नहीं खाई है तो भी वो बताएंगे कि हाँ, हमने काजू की सब्ज़ी खाई है, जबकि खाई थी लौकी या नीनुआ. समझ में आया? तो कहने का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि कभी भी जो सब्जेक्ट होता है या तो वो अंडर रिपोर्ट करता है या ओवर रिपोर्ट करता है. तो ये बहुत मुश्किल होता है इसमें सही से सारा डाटा निकाल के लाना. लेकिन जब हम डाटा ले लेते हैं उसके बाद हम उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तब हम उस ग्रुप या कम्युनिटी के डाइट सर्वे को एक स्टैंडर्ड पर लाते हैं. तो डाइटरी असेसमेंट इज़ ए ब्लैंकेट टर्म फॉर एनी मेथड यूज्ड इन डाइट सर्वे. In India, the following techniques has been used to conduct a diet survey in various states. हर स्टेट में अलग अलग हैं, अलग ढंग से पूरे इंडिया में किया जाता है. द डिटेल्स ऑफ द डाइटरी पैटर्न ऑफ वेरियस स्टेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेलिवेंट लिटरेचर एंड डाइट एटलस ऑफ इंडिया. जो डाइट एटलस ऑफ इंडिया है उसके द्वारा डिफरेंट स्टेट्स का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है और सब जगह के एक पैटर्न डिसाइड करके. लेकिन जो भी डाइट सर्वे होते हैं, वो डाइट सर्वे करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है. Nutrients profile of foods are important for the following purpose. First important क्या है, for dietitians, जो dietitians हैं and physicians हैं, to plan menus for both regular and थेरापेटिक डाइट्स. देखो, दो तरह की डाइट्स होती हैं, आप सब जानते हो. एक रेगुलर रूटीन डाइट होती है जो हम स्वस्थ अवस्था में लेते हैं. थेरापेटिक डाइट वो होती है जब हम अस्वस्थ अवस्था में लेते हैं और अपनी अस्वस्थता को ठीक करने के लिए हम उपचारात्मक आहार का सहारा लेते हैं. उसी के लिए डाइटिशियंस होते हैं और फिजिशियंस होते हैं. वो उसी के अनुसार डाइट प्लान बनाते हैं. डाइट प्लान बनाते समय सबसे पहली चीज़ तो हमें, जिसके लिए भी हम डाइट प्लान बना रहे हैं, चाहे वो डाइटिशियन बना रहा हो, चाहे वो फिजिशियन बना रहा हो, तो सबसे पहले तो जाने कि सब्जेक्ट की नॉर्मल कंडीशन है या इल कंडीशन है. नॉर्मल का मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम कुछ भी खिला सकते हैं. लेकिन अगर अस्वस्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि उसको डायरिया हो रहा है, तो क्या हम उसको नॉर्मल डाइट दे सकते हैं या हम उसको जो रूटीन डाइट है वो खिला सकते हैं? नहीं. अब वॉमिटिंग हो रही है तो दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते. तो ऐसी कंडीशन में हमें निश्चित रूप से उसके डाइट को मॉडिफाई करना होगा. जो भी डाइटिशियन होंगे, जो भी फिजिशियंस होंगे, उनको उसी हिसाब से पेशेंट को बताना होगा, अदरवाइज़ कंडीशन और बिगड़ जाएगी. तो इसलिए एक तो डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है. दूसरी चीज़, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के जो प्रिंसिपल्स बताए थे आपको, याद कीजिए. जो ग्रेजुएशन लेवल पे प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन आप पढ़ते हैं कि उपचारात्मक आहार या नॉर्मल डाइट्स देते समय हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो व्यक्ति जिसके लिए हम डाइट प्लान करने जा रहे हैं उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं.
वो किस तरीके का है, वो एजिटेरियन कैटेगरी का है या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, एक तो ये हमें जानना ज़रूरी है। उसकी पसंद नापसंद क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। वो उसके मील टाइमिंग्स क्या हैं, उसके मील के आवर्स क्या हैं, वो रूटीन में क्या चीज़ें पसंद करता है, क्या नहीं लेता है, किसी चीज़ से फूड एलर्जी तो नहीं है। हमें ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक डाइटिशियन और फिजिशियन को उनके लिए डाइट प्लान करना होता है। तो ये सब पता तभी लग सकता है जब हम डाइट सर्वे करें। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है टू इवैल्यूएट नेशनल एंड रीजनल हाउस होल्ड फूड कंजम्पशन। अब जो नेशनल लेवल पे बेटा राष्ट्रीय स्तर पर ये पता लगाना कि इस समुदाय के लोग, इस प्रांत के लोग, इस जगह के लोग ये चीज़ें खाते हैं, ये ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ें इनके यहाँ स्टेपल फूड के रूप में है। फॉर एग्जांपल जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो राइस वेस्ट बंगाल में स्टेपल फूड है, साउथ में स्टेपल फूड है, वीट जो है वो पंजाब में स्टेपल फूड है। तो ये तभी पता लग पाता है जब डाइट सर्वे किए जाते हैं, और इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है टू स्टडी एन इंडिविजुअल्स फूड इनटेक फॉर रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एज एन इंडेक्स ऑफ हिज डाइट। मतलब जो इंडिविजुअली एक व्यक्ति क्या खा रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सब कुछ मालूम हो जाता है इस डाइट सर्वे के द्वारा। डाइट सर्वे करने के दो तरीके होते हैं, एक क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब किस क्वालिटी का फूड कंज्यूम किया जा रहा है, क्वांटिटेटिव कितनी मात्रा में फूड लिया जा रहा है। तो इसके कई तरीके होते हैं, इसकी कई टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ओरल इंटरव्यू टेक्निक होती है जिसमें क्वेश्चनेयर बना लिया जाता है, एक टूल डेवलप कर लिया जाता है, शेड्यूल, एक शेड्यूल डेवलप कर लेते हैं, और उस शेड्यूल के माध्यम से कि आप कितनी, जैसे आप मॉर्निंग में उठते ही क्या क्या चीज़ें लेते हैं, जैसे कोई कहेगा बैटरी लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं, या हम ठंडा दूध पीते हैं, या हम केवल गुनगुना पानी पीते हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत हो गई हैं। और फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या आप मतलब क्या आप डेली कुछ ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं या आपके डाइट में यही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता लगाते लगाते मालूम हो गया सिर्फ रोटी सब्जी या पराठा सब्जी ही खाया जाता है, इसका मतलब अदर चीज़ें लेफ़्ट हो रही हैं, ना फ्रूट्स का स्थान है ना मिल्क का स्थान है। समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद में मिड मॉर्निंग में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, मिड आफ्टरनून में क्या कंज्यूम करते हैं, इवनिंग टी के साथ क्या क्या चीज़ें, इवनिंग टी के टाइम में क्या लेते हैं, क्या सूप जूसेस का भी कुछ डाइट में स्थान है या नहीं, डिनर टाइम क्या होता है, डिनर में क्या कंज्यूम करते हैं, बेड टाइम में क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको एक टूल डेवलप करना होगा। फिर आता है डाइट रिकॉल मेथड, इसे कहते हैं 24 आवर रिकॉल मेथड। 24 आवर रिकॉल मेथड का मतलब होता है, एक तो बेटा 24 आवर रिकॉल होता है, एक 3 डेज़ रिकॉल मेथड होता है, और एक 7 डेज़ रिकॉल होता है। लेकिन आप देखो 24 आवर रिकॉल भी बहुत मुश्किल से हो पाता है जब आप पिछला बहुत दिमाग पे जोर देते हो कि अच्छा कल सुबह हमने क्या खाया था, सुबह उठे तो हमने पिछला तो फिर भी काफ़ी याद हो जाता है, क्या आपको 3 दिन पीछे का याद होगा? बिल्कुल नहीं याद रह पाता जब तक आप डायरी में लिखोगे नहीं। फिर आपको डायरी खोल के देख के बताना होगा, तो रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है, और 7 डेज़ तो कभी भी रिकॉल नहीं हो पाता। तो इसे कहते हैं 24 आवर रिकॉल मेथड। फिर डाइट सर्वे में एक होता है वेमेंट ऑफ कुक्ड फूड, वेमेंट ऑफ रॉ फूड्स का पहले तो समझो। वेमेंट ऑफ रॉ फूड्स का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम घर में खाद्य सामग्री को खरीद कर ला रहे हैं, पहले हम उससे रॉ पूरा वे कर लें,
कि कोई चीज़ हम कच्ची अवस्था में लेते हैं तो कितनी मात्रा में होती है, और जब हम कुक कर लेते हैं तो वो कितनी मात्रा में हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, 1 कटोरी दाल अगर कोई बनाता है और खूब सारा पानी डाल देता है कुकर भर के, तो वो पतली सी दाल और 10 लोगों को खिलाई जा सकती है। लेकिन 1 कटोरी दाल यदि ठीक कंसिस्टेंसी में बने तो सिर्फ 5 या 6 लोग ही खा 5 लोगों के लिए उतनी सफिशिएंट होती है। 1 कटोरी मीन्स 50 ग्राम्स अगर आप रॉ लेते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो वेमेंट ऑफ रॉ फूड्स आपने पहले वे कर लिया, अब ये आप कुक करोगे। डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर कि आप कितना पानी डाल रहे हो। फिर आती है नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है वेमेंट ऑफ कुक्ड फूड। वेमेंट ऑफ कुक्ड फूड का जो मेथड होता है बेटा, वो हमारे देश में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ इसलिए मुश्किल होता है कि हमारे यहाँ किचन में बना हुआ खाना भगवान का भोग समझा जाता है। उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं और भगवान का भोग समझकर उसे किचन में ढक करके रखा जाता है। जब हमें खाना परोसना होता है तो तुरंत गरम गरम खाना हम भारतीयों की थाली में आ जाता है। परिवार के सभी सदस्य या तो एक साथ मिलकर खाते हैं या बड़े बुजुर्ग पहले खाते हैं और धीरे धीरे करके घर के सभी सदस्यों को भोजन प्राप्त होता है। लेकिन इस वेमेंट ऑफ कुक्ड फूड के मेथड में यदि हम बनाए हुए खाने को पहले वे कर लें तब लोगों को परोसें तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? ये मेथड हमारे भारतीय समाज के द्वारा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए ये फेल्योर मेथड डाइट सर्वे का माना जाता है। डाइट इन्वेंट्री जो मेथड होता है, यानी जो चीज़ें हम मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं सबको हम स्टॉक रजिस्टर में पहले मेंटेन कर ले रहे हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे निकाल करके दे रहे हैं। ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में कामयाब हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में, कैफेटेरियाज़ में, मेस में, हॉस्टल्स में। जब डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं, जब ज़्यादा बल्क के लिए भोजन तैयार किया जाता है तो उनके लिए इस तरह परोसा जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको मैं ऑफलाइन क्लास में आपको बुक दूंगी, तो आप अच्छी तरह से उनको नोट कर लीजिएगा। तो ये डायरेक्ट जितने भी मेथड्स थे असेसमेंट टेक्निक्स के, वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। मतलब चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की इस चैप्टर को कोशिश करें, क्योंकि ये फुल पेपर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अभी आपका एक चैप्टर मात्र है और बहुत ज़्यादा कोर्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।